हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगा आज से। ठीक है, संधि। अब ये जानना होगा कि संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो शब्द के अर्थ को बताने के लिए, शब्द के अर्थ को बताने के लिए संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, शब्द के अर्थ को बताने के लिए संधि का प्रयोग हुआ है। संधि का मतलब होता है जोड़, दो शब्दों का जोड़, हम उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ठीक है, संधि तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, और ये चार जो स्वर संधि है, पहले जान लीजिए। सबसे पहले हम बताएंगे स्वर संधि। देखिए, तो स्वर संधि भी चार प्रकार की होती हैं। जो स्वर संधि होती हैं ये भी चार प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की कैसे? जैसे सार्थक और सार्थक शब्द मिलकर के कोई संधि बनाते हैं। जैसे देखिए, ये स्वर संधि कितनी होती है? चार प्रकार की होती हैं। जैसे सार्थक प्लस सार्थक, देखिए एक लिखा हुआ सार्थक प्लस सार्थक। सार्थक, सार्थक का मतलब क्या हुआ कि जब दो सार्थक शब्द मिले, जब दो सार्थक शब्द मिले और तब संधि हो तो हम वहां कहेंगे सार्थक संधि। तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या भी एक शब्द है और आलय भी एक शब्द है, तो सार्थक दोनों शब्द हैं। जब दो सार्थक शब्द मिलते हैं हम उसको कहते हैं सार्थक सार्थक। और एक दूसरा होता है उपसर्ग प्लस सार्थक। उपसर्ग और सार्थक मिल करके जब कोई बनाते हैं, जैसे प्रति एक। ठीक है, एक शब्द में प्रति उपसर्ग लगा दिया तो प्रत्येक हो गया। ठीक है, प्रतिधन एक, मतलब एक शब्द में एक सार्थक शब्द है और प्रति क्या है? ये उपसर्ग है। जैसे एक और ये प्रति बराबर प्रत्येक। यहाँ सार्थक सार्थक विद्यालय, विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, ये हो गया। अब इसके बाद आता है सार्थक और प्रत्यय। जैसे श्रद्धा, श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु, श्रद्धा धन आलू श्रद्धालु। और एक और है, वो है प्रत्यय प्लस उपसर्ग। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। जब उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों मिल करके बनाए तो हम उसको कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का। ठीक है, उपसर्ग जैसे अति, ये उपसर्ग हो गया, और यू, यू प्रत्यय हो गया। अति धन यू बराबर अतियु। तो आपने क्या देखा? स्वर संधि चार प्रकार के हमने बताए। सार्थक, सार्थक सार्थक, उपसर्ग सार्थक, सार्थक प्रत्यय और उपसर्ग प्रत्यय।
अब ये इसके प्रकार हो गए संधि के। संधि किस प्रकार से हो, तब हम कैसे बनाएंगे। अब इसके जो मुख्य कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं, वो बताएंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं और पांचों में सबसे पहले हम दीर्घ संधि बताएंगे। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये क्या है? ये स्वर संधि के प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पहली संधि से, जिसको हम स्वर संधि कहते हैं, तो दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली संधि अब आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के लिए संस्कृत में एक सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घा। मतलब अक के सभी शब्द, सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। अक, रेल, रिक, ये अक होते हैं। इसके सभी शब्द, सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। लेकिन आपको संस्कृत नहीं, अभी हिंदी समझना है, तो हिंदी के हिसाब से हम चलेंगे इसमें। तो जैसे अक के सभी वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ई, मतलब आ है तो बड़ा आ हो जाएगा, ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, है ना। इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। जैसे आ है तो आ का आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी। मतलब इस तरीके से बहुत से जितने भी हैं, सब दीर्घ का मतलब क्या होता है? छोटा आ मिला, बड़ा आ हो गया, है ना। तो बड़ा आ मिला तो बड़ा आ ही रहेगा। ई, छोटी ई मिली, है ना, ई मिली तो ई हो गई, या ई मिली तब भी ई ही रहेगा। मतलब चाहे जो लघु हैं, लघु स्वर हैं, या ये सब जितने भी मिलते हैं, ये सब दीर्घ ही हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर हमने पढ़ाया है और लघु स्वर भी पढ़ाया है। तो यही जो लघु स्वर जब 2 मिलेंगे तो वो दीर्घ हो जाएंगे, उसी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब जैसे कोई अभी इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में क्या है? जैसे वधूल्लास। वधु प्लस उल्लास। तो अब देखिए यहां पर क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है और यहां किसी की मात्रा है? छोटा ऊ की मात्रा है। ठीक है, तो ये बराबर बड़ा ऊ की ही मात्रा होगी, अंत में बड़ा ही होगा, मतलब दीर्घ ही होगा। तो यहां हम लिखेंगे वधूल्लास। ठीक है, वधूल्लास। जैसे अभीप्सा, अभिधन इप्सा, है ना। अभिधन इप्सा एक शब्द है। तो यहां देखिए छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटी ई है, बराबर बड़ी ई हो जाएगा। छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अभिप्सा। ठीक है, छोटी ई है यहाँ पर भी छोटी ई है, दोनों जब मिलेंगे तो ये दीर्घ हो जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे अभिप्सा। जैसे कवि धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा? कवींद्र। ठीक है,
कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र। यहाँ छोटी ई की मात्रा, यहाँ छोटी ई की मात्रा, छोटी ई मिलकर के क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। जैसे रविंद्र है उसी तरीके से रवि धन इंद्र रविंद्र हो गया। और जैसे गीतांजलि है, गीता धन अंजलि, तो गीतांजलि का गीता धन अंजलि आ मिलकर के बड़ा आ ही हो गया, ठीक है। और जैसे वधूर्मि है, वधु धन उर्मी है ना, तो वधूर्मि हो गया। और भूष्मा भू धन उष्मा भूष्मा हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सब दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं, ठीक है। दीर्घ संधि आप समझ गए होंगे। दीर्घ संधि में जो छोटा आ है, छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, छोटी ई मिलकर के बड़ी ई हो गई। तो ये सब दीर्घ संधि के ही उदाहरण हैं, ठीक है। दीर्घ संधि के उदाहरण दीर्घ हमने बताए आपको, ये समझ गए होंगे। इसके बाद आता है गुण संधि या वृद्धि संधि। देखिए गुण संधि में क्या होता है, जब आ के साथ ई शब्द ई वर्ण मिले तो ए हो जाएगा, आ के साथ ऊ वर्ण मिले तो ओ हो जाएगा। बस ये आपको देखना है। यहाँ अगर आ के साथ आ प्लस ई मिले बराबर ए, आ प्लस ओ बराबर ऊ बराबर, तो यहाँ ओ हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ ई या बड़ी या बड़ऊ, तो ये होता है इसका बेस। इसी से आपको पूरे सेंटेंस सॉल्व करने हैं, कोई सारे संधि करनी है। जैसे रमा रमेशा, रमेश जैसे करते हैं हम, तो रमा धन ईश, रमा धन ईश, यहां बड़ा आ भी आ सकता है। छोटा आ या बड़ा आ में से, तो रमा धन ईश, तो यहां देखिए बड़ा आ हो गया और यहां बड़ी ई हो गई, तो यहां पर आ धन ई बराबर ए, तो आ धन ई बराबर ए होगा। दूसरा देखिए राका धन ईश, तो राका धन ईश, आ धन ई बराबर ए, तो क्या हो जाएगा राकेश, ठीक है। और अगला देखिए महाधन उदय, महाधन उदय। अब देखिए महा में आ है और यहाँ ऊ है, आ धन ऊ, आ धन ऊ बराबर ओ या अ हो जाएगा, तो महाधन उदय में क्या हो जाएगा महोदय, महोदय। उसके बाद आता है सर्वधन ईश्वर, सर्वधन ईश्वर। अब यहाँ सर्व में भी व के बाद आ लगा हुआ है, छोटा आ लगा हुआ है, धन ईश्वर मतलब होता है ई यहाँ पर है, आ धन ई बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। उसके बाद है स्वेच्छा, स्व धन इच्छा। देखिए स्व धन इच्छा, तो स्व में क्या लगा हुआ है आ लगा हुआ है, यहाँ ई लगा हुआ है, तो आ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे स्वेच्छा, स्वेच्छा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगला आता है गण धन ईशा या ईश, गण धन ईश, तो क्या हो जाएगा आ धन ई बराबर ए बराबर गणेश, ये हो गया। सहोदर मतलब सहा धन उदर, इस तरीके से ये हो जाएगा। प्राप्तोदका या प्राप्तोदक, प्राप्त धन उदक हो जाएगा, जहां ओ लग जाए वहां पर ऊ आ जाएगा, जहां ए आ जाए तो इसका मतलब ई हो जाएगा अविच्छेद करने में, ठीक है। नवोढ़ा, नव धन ऊढ़ा, नवोढ़ा हो गया, नवोढ़ा, नव धन ऊढ़ा,
और शब्द हैं जैसे गुणाकेश, गुणाधन, गुण, वो गुणाका धन ईश, इसे आ जाए गुणा का धन ईश बराबर गुणा केश, गुणा का धन ईश गुणा केश, जिसे आ जाए सोलास। अगर शब्द आ गया सोलास, तो देखिए ओ कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। सोलास मतलब ओ सा के बाद लगा हुआ है, तो सा को हम अलग कर देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ आ को ओ को ऊ बना देंगे, उल्लास हो जाएगा, सोलास हो गया। इसके बाद एक और देख लीजिए, जैसे आ जाए सोदाहरण। सोदाहरण, अब बताइए ओ कहाँ लगा हुआ है, सा के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब सा को ऐसे ही लिख देंगे और प्लस ओ की जगह ऊ लिख देंगे, उदाहरण। सो उदाहरण का साधन उदाहरण। तो कौन कौन सी संधि आपने गुण संधि समझी और दीर्घ संधि समझी, ठीक है। गुण संधि समझी और दीर्घ संधि समझी। इसके बाद 3 संधि और बची स्वर संधि में, उसको नेक्स्ट बता देंगे, ठीक है। तो इन दोनों संधि की आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए अच्छे से। देखो जो इसके पहले आपने पढ़ा दीर्घ संधि, वहां आ के साथ चाहे आ मिले चाहे ई मिले, ठीक है, चाहे ऊ मतलब आ के साथ छोटा आ मिल गया, छोटा आ बड़ा मिल गया, या बड़ा आ छोटा मिल गया, तो सब दीर्घ हो जाते हैं। मतलब इनको दीर्घ कहा गया है, दीर्घ संधि। आ ई आ मिलकर के बड़ा आ बन गया, ई मिलकर के बड़ी ई बन गई, इसी को हम दीर्घ कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। और गुण संधि में आ के साथ ई मिले, आ के साथ ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, आ के साथ ऊ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। बस यही आपको गुण संधि में समझना है। नेक्स्ट आएगी वृद्धि संधि, फिर यड़ संधि, फिर अयादि संधि। ठीक है, धन्यवाद।